नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज इस प्रैक्टिस में हम लेनिन और माओ के विचार को समझेंगे। प्रैक्टिस के थ्रू इनके जो फैक्ट्स हैं उनको टारगेट करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है चीन से, रूस से, जर्मनी से या भारत से। तो ये जो लाल क्रांति है ये चीनी क्रांति से संबंधित है और जो चीनी क्रांति हुई थी माओ के नेतृत्व में, और इसके बाद क्या हुआ था, इस चीनी क्रांति के बाद वहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन हो गया था। तो इसे चीनी क्रांति को लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीन से, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चीन से संबंधित है और होती कभी ये 1949 में होती है। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेनिन की विचारधारा के समर्थक कहलाए। कौन कहलाए? समाजवादी कहलाए। जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन थे, इनके जो समर्थक थे वो क्या कहलाए? समाजवादी कहलाए या जनवादी कहलाए या साम्यवादी कहलाए या सर्वहारावादी कहलाए? तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। जो लेनिन के समर्थक थे वो साम्यवादी कहलाए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माओ ने क्रांति के लिए किसकी भूमिका पर बल दिया? मजदूरों की भूमिका पर बल दिया या पूंजीपतियों की भूमिका पर बल दिया या किसानों की या उपरोक्त सभी? तो मजदूरों ने क्रांति के लिए माओ ने क्रांति की भूमिका के लिए इन्होंने किसानों पर बल दिया था। जबकि मजदूरों पर बल देने वाले मार्क्स थे। मजदूरों पर इन्होंने बल दिया था कि मजदूरों को इकट्ठा होकर के ये जो है अपील करते हैं, हे विश्व के मजदूरों, मतलब इकट्ठा हो जाओ और खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए संसार है, ऐसा ये अपील करते हैं। और तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माओ ने सैनिक वर्ग में किन वर्गों को सम्मिलित किया? जो सैनिक वर्ग था उसमें किन वर्गों को माओ ने सम्मिलित किया? किसान को, मजदूर को, व्यापारी को या उपरोक्त सभी को? तो जो माओ का सैनिक वर्ग था उसमें माओ ने उपरोक्त सभी यानी कि किसान को भी और मजदूर को भी और व्यापारी को भी, तीनों को ही सम्मिलित किया है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन्होंने किसान जो सैनिक वर्ग बनाया, जो क्रांति की भूमिका में इन्होंने किसान पर बल दिया, बट जो सैनिक वर्ग बनाया था उसमें किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों को सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माओ समर्थक था, किसका समर्थक था? एक दलीय व्यवस्था का, द्विदलीय व्यवस्था का, बहुदलीय व्यवस्था का या सर्वहारा दल की व्यवस्था का? तो माओ जो है समर्थक था एक दलीय व्यवस्था का। एक दलीय व्यवस्था का ये समर्थक था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक कौन है? माओ है, स्टालिन है, ट्राटस्की है या लेनिन है? तो जो जनवादी लोकतंत्र है इसके प्रतिपादक हैं लेनिन महोदय। लेनिन ने जो है जनवादी लोकतंत्र का प्रतिपादन किया था और ये एक दलीय व्यवस्था के समर्थक थे। ये लेनिन भी, इनका कहना था कि अगर लोग मतलब दल के अंदर कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 दिन तो क्या 2.5 महीने 2.5 दिन तो क्या 2.5 साल तो क्या 2.5 दिन भी नहीं चलेगा, ऐसा इनका मानना था। तो ये कठोर अनुशासन के जो है समर्थक थे दल के अंदर और जनवादी लोकतंत्र की स्थापना इन्होंने की थी, प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य किससे जुड़ा है? जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक, ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? लेनिन से जुड़ा है या मार्क्स से संबंधित है या स्टालिन से संबंधित है या माओ से संबंधित है? तो जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य है ये लेनिन महोदय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साम्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था है? किसने कहा? जो साम्राज्यवाद होगा यहाँ पर, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था है, ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है या स्टालिन ने कहा है या माओ ने कहा है या लेनिन ने कहा है? तो साम्राज्य पूंजीवाद की चरम अवस्था है या
मरणासन अवस्था है। ये दोनों चीज़ें जो हैं लेनिन महोदय के द्वारा कही गई हैं। जबकि स्टालिन जो है एक देश में समाजवाद का नारा देते हैं और मार्क्स जो हैं कहते हैं धर्म अफीम की गोली है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए भेड़ियाँ हैं, पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये सभी जो हैं मार्क्स के कथन हैं। इन्होंने मार्क्स ने क्या किया है, संसद को गप मारने की दुकान और सांसदों को जो है इनका पूंजीपतियों का वकील, ये सब मार्क्स के फेमस कथन हैं। और माओ क्या कहते हैं, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये शक्ति के समर्थक हैं। तो ये सब इनके विचार हैं। आगे देखते हैं। विचारधारा को मिथ्या या चेतना किसने कहा? विचारधारा को मिथ्या या चेतना किसने कहा? मार्क्स ने कहा है, माओ ने कहा है, लेनिन ने कहा है, या उपरोक्त कोई नहीं? तो जो है मार्क्स क्या है, हेगल और फ्यूरबैक को, हेगल और किसे, फ्यूरबैक इन दोनों के जो है प्रभावित थे इन दोनों से। तो हेगल ने क्या कहा था, विचार को जो है सब कुछ माना था और इन्होंने विचारों को जो है मिथ्या माना है। मतलब हेगल से इन्होंने प्रभावित तो थे, लेकिन कुछ चीज़ों में इन्होंने हेगल का विरोध किया है और हेगल ने विचारों को जो है ज़्यादा महत्व दिया था, इन्होंने जो है विचारों को महत्व नहीं दिया है। और ये कहते हैं कि विचारधारा को क्या बोलते हैं, मिथ्या या चेतना बोलते हैं। जबकि लेनिन जो है ये भी जो है क्या कहते हैं कि मजदूरों की अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा से काफ़ी चीज़ें समाज में जो है निर्धारित होती हैं। विचारधारा से ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर वर्चस्व बनाता है। तो विचारधारा का बहुत बड़ा रोल है। तो ये लेनिन ऐसा मानते हैं, मार्क्स नहीं मानते हैं। और माओ जो है तो ये शक्ति के समर्थक हैं। तो ये मार्क्स ने कहा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये विचारधारा को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, मिथ्या या चेतना बोलते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। जनवादी लोकतंत्र को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? समाजवाद के नाम से जानते हैं, या केंद्रवाद के नाम से जानते हैं, या साम्यवाद के नाम से जानते हैं, या उपरोक्त कोई नहीं? तो जो जनवादी लोकतंत्र है इसको केंद्रवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वही है कि यही केंद्रवाद जो है माओ ने भी फॉलो किया था, यही जनवादी लोकतंत्र, और इसी केंद्रवाद को माओ ने भी इस्टेब्लिश किया था। कहाँ? अपने चीन में। तो ये दोनों ही एक दलीय व्यवस्था के समर्थक हैं, दल में कठोर अनुशासन के जो हैं समर्थक हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन के साम्यवादी दल में सबसे ऊपर होगा कौन होगा? जो इनका साम्यवादी दल बना था लेनिन ने अपने दल को क्या बोला था? साम्यवादी दल बोला था इन्होंने। ये बात भी एक फैक्ट है, शायद मैंने पिछली प्रैक्टिस में कराया भी है आपको। तो जो लेनिन का साम्यवादी दल था, तो इसमें सबसे ऊपर कौन होगा? कम्यून होगा, पॉलिटी ब्यूरो होगा, कैडर दल होगा, या बहुमत प्राप्त नेता होगा? तो जो लेनिन का साम्यवादी दल है इसमें सबसे ऊपर पॉलिटी ब्यूरो होगा। और जो क्या होगा कि जो कम्यून होंगे, ये नीचे के सारे कम्यून ऊपर के कम्यून को जो है क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। और ऑर्डर जो है, आदेश ऊपर से नीचे आएगा और निर्वाचन नीचे से ऊपर होगा। ऐसा इनका कैडर दल था। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? यहाँ पर पॉलिटी ब्यूरो होता है। ये वाला, ये क्या है? सबसे ऊपर होता है, ये पॉलिटी ब्यूरो होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग को, क्वेश्चन कर रहा है कि लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग को विचारधारा विकसित करनी चाहिए, विचारधारा विकसित नहीं करनी चाहिए, पूंजीवादी विचारधारा अपनानी चाहिए, या उपरोक्त कोई नहीं? तो लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग को विचारधारा विकसित करनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर वर्चस्व का होने में, या एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन होने पर, और उनको नियंत्रित करने में जो है विचारधारा का काफ़ी बड़ा रोल है। तो ऐसा लेनिन मानते थे कि विचारधारा, जो मजदूर वर्ग है उनको भी अपनी विचारधारा विकसित कर लेनी चाहिए। चाहे मजदूर वर्ग बोलेंगे, चाहे सर्वहारा वर्ग बोलेंगे, बात एक ही है। आगे देखते हैं।
यूरोपीय समाजवाद की स्थापना कहाँ हुई थी? रूसी क्रांति के माध्यम से हुई, फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुई, इटली क्रांति के माध्यम से हुई, या उपरोक्त सभी क्रांतियों के माध्यम से हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, और इसी रूसी क्रांति के माध्यम से जो है यूरोपीय समाजवाद की स्थापना होती है। जबकि जो है ये जो 1949 में चीनी क्रांति होती है, चीनी क्रांति है ना, चीनी क्रांति, इसके थ्रू क्या होता है, इसके 1949 में जो चीनी क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में, तो इसके माध्यम से ये एशियाई, ठीक है, एशियाई समाजवाद की स्थापना होती है। एशियाई समाजवाद की स्थापना होती है। और माओ कहते हैं, माओ क्या कहते हैं, माओ का कहना है कि अगर पहले विश्व युद्ध में जो है ये हुआ, जो है रूसी क्रांति का जो है स्थापना होती है पहले विश्व युद्ध के बाद, और दूसरे विश्व के बाद चीनी क्रांति के द्वारा यूरोपीय एशियाई समाज की स्थापना होती है। पहले विश्व युद्ध के बाद कौन सा, यूरोपीय समाजवाद की स्थापना होती है ना, यूरोपीय समाजवाद की स्थापना होती है। माओ कहते हैं अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि पूरे जो है संसार में, पूरे जो विश्व में क्या हो जाएगा, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। ऐसा जो है माओ का कहना था। मतलब ये तृतीय विश्व युद्ध भी चाहते थे। माओ वैसे भी युद्ध के समर्थक हैं, इनको जो है शांति के समर्थक नहीं है। ये युद्ध की आवश्यकता, निरंतरता, इन सब पर विश्वास करते हैं। तो आगे देखते हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यूरोपीय समाजवाद की स्थापना रूसी क्रांति के द्वारा होती है। साथ में ये भी देख लें, जो चीनी क्रांति के द्वारा एशियाई समाजवाद की स्थापना होती है। गांव द्वारा शहरों को घेरा जाए नारा किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था, या लेनिन ने दिया था, या माओ ने, या स्टालिन ने? तो गांव द्वारा शहरों को घेरा जाए ये दिया था माओ ने, माओ से तुंग ने ये दिया था। और जो है लेनिन ने क्या कहा था? लेनिन कहते हैं कि राज्य जो है राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं। स्टालिन निरंतर क्रांति का नारा देते हैं। और मार्क्स जो है विश्व को मजदूरों को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं कि इकट्ठा हो जाओ और जो है क्रांति कर दो। ठीक है, ये सब के अपने अपने विचार हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही हो रहा है। आगे देखते हैं, माओ के नेतृत्व में चीन में कौन सी सरकार गठित हुई? आप लोग सोचते होंगे वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन क्या होता है जितनी बार कोई चीज़ रिपीट होती है वो फिक्स हो जाती है। तो जैसे माओ के कुछ थॉट बोल देती हूँ, स्टालिन के नारे या जो भी थॉट हैं, तो उनको बार बार जैसे आप सुनेंगे तो आपको वो रिपीट हो जाएगा। यही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का यही मतलब निकलता है कि उन्हीं चीज़ों को हम बार बार ऑप्शन में देखते हैं और उनको वो तो अच्छे से मेमोराइज हो जाती हैं, हमको फिक्स हो जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं करती हूँ कि ऑप्शन के द्वारा वही चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि आपको सुन के ही सारा फिक्स हो जाए, इसलिए ऐसा करती हूँ। तो माओ के नेतृत्व में चीन में कौन सी सरकार गठित हुई? तो माओ के नेतृत्व में चीन में कौन सी सरकार गठित हुई थी? समाजवादी, साम्यवादी, या माओवादी, या सर्वहारावादी? तो जो माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1949 को होती है ये। और इस क्रांति के बाद वहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन न्यू डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? मार्क्स की है, या लेनिन की है, या हिटलर की है, या माओ की है? किसकी है? तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी जो है माओ की पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये माओ की पुस्तक है। जबकि लेनिन की कौन सी है? लेनिन की पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो इनकी है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, है ना, ये इनकी बुक हो जाती है। अगर हम इनकी मार्क्स की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी हो जाती है। अगर हम हिटलर की बात करते हैं तो मीन काम्फ ये हिटलर की बुक हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। ठीक है, ये हिटलर की बुक हो गई। और स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की, और हिटलर की हो गई मीन काम्फ हो गई। ठीक है, माओ की हो गई ऑन न्यू डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को हुई, या 1 सितंबर 1949 को हुई, या 31 अक्टूबर 1949 को हुई, या 15 अक्टूबर 1949 को हुई है। तो चीनी क्रांति जो है ये 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ठीक है, माओ के नेतृत्व में हुई थी, और वहाँ पर उसके बाद साम्यवादी सरकार का स्थापना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप किसकी पुस्तक है? मार्क्स की, मुसोलिनी, या हिटलर, या माओ? तो ये पुस्तक भी माओ की है, ये पुस्तक भी माओ की है। और हिटलर की है क्या है? मीन काम्फ है। और मार्क्स की है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये इनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है पुस्तकें हैं इन लोगों की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया, यस ऑप्शन दे दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीन का राजनीतिक पिता कौन है? जो चीन का राजनीतिक पिता कौन है? कोमिंगतांग है, या माओ है, या सन यात सेन है, या युआन काई है? तो जो चीन का राजनीतिक पिता माओ को माना जाता है, माओ को माना जाता है, राजनीतिक पिता माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांति के बाद राष्ट्र का प्रथम राष्ट्राध्यक्ष कौन था? जो क्रांति की, जब 1949 की क्रांति हुई थी, चीनी क्रांति हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। तो सन यात सेन थे, या युआन काई बने फर्स्ट राष्ट्राध्यक्ष, या कोमिंगतांग बने, या माओ बने? तो क्रांति की जो है किसकी? माओ की अगुवाई में हुई थी, नेतृत्व में हुई थी। 1 अक्टूबर 1949 में होती है, और इसके जो है प्रथम राष्ट्राध्यक्ष जो है, प्रथम राष्ट्राध्यक्ष माओ बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मोर की है, रॉबर्ट ओवन की है, या चार्ल्स फेरियर की है, या सेंट साइमन की है? किसकी है? तो जो यूटोपिया ये पुस्तक है ये टॉमस मोर की है। टॉमस मोर की है। ये किसके हैं? काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं। काल्पनिक समाजवाद, है ना, काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं। कौन है? टॉमस मोर। और इनकी पुस्तक क्या है? यूटोपिया है। ठीक है, और रॉबर्ट ओवन की बात करें तो ये काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवन जनक हो जाते हैं, जबकि चार्ल्स फूरियर क्या है? ये भी काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं। सेंट साइमन भी समर्थक हैं। ठीक है, सेंट साइमन भी समर्थक हैं, चार्ल्स फेरियर भी समर्थक हैं, टॉमस मोर भी समर्थक हैं, और रॉबर्ट ओवन जो है जनक हैं काल्पनिक समाजवाद के, और यूटोपिया टॉमस मोर की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माओ विश्वास करता था युद्ध की अनिवार्यता पर, शांति बहाली में, शांति संधियों में, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व में। तो जैसा कि मैंने बताया था ये शक्ति का समर्थक था, और ये युद्ध की अनिवार्यता पर बल देता था जो है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि कहता था कि अगर जो है विकास चाहिए तो युद्ध जरूरी है, युद्ध अनिवार्य है, ऐसा ये माओ मानता था। और ये निरंतर क्रांति का भी समर्थक था कि क्रांतियाँ निरंतर होती रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ये माओ महोदय समर्थक थे। अगला क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? समाजवाद एवं साम्यवाद में सर्वप्रथम अंतर किसने किया? तो ऑप्शन है आपके सामने, मार्क्स ने किया, या लेनिन ने किया, या स्टालिन ने किया, या एंजेल ने किया? तो समाजवाद एवं साम्यवाद में सर्वप्रथम अंतर करने वाले लेनिन महोदय थे। और एंजेल जो थे, एंजेल के ये मार्क्स के सहयोगी थे,
जो मार्क्स ने अपना वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था, जो उसके बारे में इन्होंने जो बुक लिखी, जो इन्होंने सारे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अपने विचार दिए, उन सब में जो है एंजल का बहुत बड़ा सहयोग था। और एंजल के विचार भी इनमें उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो एंजल के विचार मार्क्स के विचार, मार्क्स के विचार एंजल के विचार माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के विचारों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। एंजल क्या थे, वैसे तो ये पूंजीपति के जो है बेटे थे, लेकिन इनको जो मज़दूरों की हालत थी वो इनसे देखी नहीं जाती थी। पूंजीपति होते हुए भी इन्होंने मज़दूरों का साथ दिया, मज़दूरों के लिए जो है समाजवाद लाने की कोशिश की, मार्क्स का पूरा साथ दिया, क्योंकि ये पूंजीपति होने के बाद भी ये मज़दूरों के हालत से संतुष्ट नहीं थे, मज़दूरों की हालत से ये परेशान थे, दुखी थे। इसलिए इन्होंने मार्क्स का साथ दिया, उनके जो विचार थे उसके प्रतिपादन में, उनके लिखने में, जो बुक्स वगैरह लिखी, सभी चीज़ों में, समाजवाद के प्रचार में, दल बनाने में, सभी चीज़ों में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टून 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 टा 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 सूत्र किसके द्वारा दिया गया? ये किसके द्वारा दिया गया? हिटलर द्वारा दिया गया, या लेनिन द्वारा दिया, या माओ ने दिया, या ट्राटस्की ने दिया है? किसने दिया है? तो ये टून टून टाटा जो है किसके द्वारा दिया गया है? ये भी जो है माओ के द्वारा दिया गया है। और इनका फेमस कथन है, तटस्थता धोखे की जो है टटिया है, यानी पर्दा है, ऐसा जो है इनका फेमस कथन है। और माओ ने क्रांति के लिए एक यही सूत्र निकाला था। इस सूत्र का मतलब क्या होता है? पहले युद्ध के लिए शत्रु को ललकारो, जब शत्रु युद्ध करने को तैयार हो जाए तो उसे संधि के लिए लाओ, और संधि में ऐसी शर्तें रख दो कि वो मान ही ना सके, फिर उसका क्या है, आक्रमण कर दो। ऐसी चीज़ें जो है इन्होंने बताई थी। और चीन अगर रियलिटी में देखो तो वही चीज़ें कर रहा है, वही चीज़ें करता है। पहले हमारे क्षेत्र में घुसेगा, फिर वो संधि करेगा, संधि में फिर कुछ ऐसे रखता है। तो मतलब वो माओ का दिए हुए सूत्र पर ही वो काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, माओ। ठीक है, ऑप्शन सी माओ सही हो जाएगा। जबकि हिटलर क्या कहते हैं? हिटलर कहते हैं कि युद्ध सदाबहार है, सदाबहार एवं विश्वव्यापी है, हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध के द्वारा ही हुई है। और ये कहते हैं कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ऐसा हिटलर का मानना है। और लेनिन क्या है? लेनिन जो है विचार को क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष को असाध्य अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि जो है वर्ग भी रहेगा तो संघर्ष भी रहेगा और राज्य भी रहेगा, ऐसा ये बताते हैं। और ट्रॉट्स्की की बात करें तो इन्होंने क्या किया? निरंतर क्रांति का नारा दिया है। तो ये कथन किससे संबंधित हो जाएगा? माओ से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। किसने कहा है? माओ ने कहा है, लेनिन ने कहा है, स्टालिन ने कहा, या हिटलर ने कहा है? तो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा जो है माओ महोदय ने कहा है। जबकि हिटलर क्या कहते हैं? हिटलर का अगर हम कथन देखें तो ये जो है युद्ध को सदाबहार मानते हैं, हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध के द्वारा ही होती है, ये इनका मानना है। जबकि मुसोलिनी, जिन्होंने कि फांसीवाद की स्थापना की थी 1933 में, तो ये मानते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे कि स्त्रियों के लिए मातृत्व है। यानी कि मुसोलिनी भी युद्ध के समर्थक हैं, हिटलर भी युद्ध के समर्थक हैं, और माओ भी युद्ध के समर्थक हैं। तो ये सभी युद्ध के समर्थक हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन हमने कवर किए, इनके बारे में जाना समझा। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। तो यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।